नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम क्राउन का एक वीडियो लेके आएंगे, तो आज से ये शुरू हो रहा है। और देखिए, जो मैं चैप्टर अभी क्राउन का बताऊंगा, और ये ज़्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। और जो चैप्टर मैं बताऊंगा, आप इसको पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यू ज़रूर लगाइए। कम से कम इसको 2 बार पढ़िए, उसके बाद उसका लुसेंट एमसीक्यू का वो चैप्टर लगा लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरे अपने बुक का पीडीएफ है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इतिहास क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि आज जो समाज जिस स्थिति पे है, या जिस तरीके का ये समाज है, शुरू में वैसा नहीं था, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और ऐसे आज बदल के आज ये हमको दिख रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जो भी आज घर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता था। पहले घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, पीछे खुलते थे, कैसे खुलते थे, घर का स्ट्रक्चर कैसे होता था। आज भी क्या जैसे आंगन होता है बीच में और किनारे किनारे रूम होते हैं, क्या ऐसा ही घर होता था। तो ये सब चीज़ हम इतिहास में पढ़ते हैं, और इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो समाज आज विकसित होकर यहाँ तक पहुँचा है, वो कैसे पहुँचा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या। देखिए, इतिहास का स्रोत पढ़ना है तो हम जानते हैं कि 2 स्रोत होता है, साहित्यिक और पुरातात्विक, ठीक है। साहित्यिक में ये आता है वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत के साहित्य, मतलब उसकी पुस्तकें। पुरातात्विक में वो आते हैं जिसमें हम लोग वैसी वस्तुएं, जैसे कोई इमारत हो गया, कोई मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया, या कोई बहुत पुराना कोई बिल्डिंग हो गया या स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम छू सकते हैं। स्थापत्य उसी को कहा जा सकता है जिसको हम छू सके, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे कुतुब मीनार है, हमारे यहाँ लाल किला है, ये सब भी एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। अशोक का स्तंभ है, ये भी पुरातात्विक अथी है। हड़प्पा की जो खुदाई में मिले हुए जो उसकी इमारतें हैं, वो भी हमारे लिए पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है। और साहित्यिक स्रोत में क्या आ जाएगा, जैसे रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी, ये सब पुस्तकें जो भी हैं, ये सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, मतलब वेद, चारों वेद आ जाएगा, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आ जाएगा। देखिए, अरण्यक और उपनिषद के बारे में थोड़ा बताना। अरण्यक, अरण्य मतलब जंगल होता है, ठीक है। अरण्य मतलब जंगल होता है, इसका मतलब होता है जंगल, ठीक है। इसका मतलब होता है जंगल। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है उप, मतलब होता है समीप, ठीक है। उप मतलब समीप, और निषद मतलब होता है गुरु। निषद मतलब होता है गुरु, ठीक है। तो अब देखिए, आरण्य मतलब जंगल में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है और उस पर जो पुस्तकें लिखी गई उसको अरण्यक बोला गया, ठीक है। अरण्यक बोला गया। और लेकिन जो पुस्तकें उप मतलब समीप और निषद मतलब गुरु, तो अगर गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त हुआ, या उससे जो पुस्तकें हमने उसके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, मतलब मान लीजिए कोई हमारे गुरु थे, उनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद हमने कोई पुस्तकें लिखी, उसको कहा गया उपनिषद, ठीक है। निषद का अर्थ ही होता है गुरु, ठीक है। महाभारत, रामायण, ये सब है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में ये विनय पिटक दो है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। ये विनय पिटक और सूत पिटक प्रथम संगति में लिखा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम संगति में किस किताबों का संकलन हुआ था, या किस बौद्ध धर्म के किन ग्रंथों का संकलन किया गया था। तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। जैन ग्रंथ में आप जानते ही हैं, कल्पसूत्र, भगवद्गीता, अष्टांग सूत्र, तो इसमें ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, ये वाला जो पुस्तक है ना, ऐतिहासिक स्रोत, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या कि इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। राजतरंगिणी कलहन लिखा था पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, हर्षित भाणभट्ट लिखे थे। मुद्रा राशि विशाख अर्थशास्त्र कौटिल्य, ठीक है। ये सारा हम पढ़ेंगे। देखिए, अभिधम पिटक जो था ना, 3 पिटक था। कौन सा, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम। तो विनय पिटक, सूत पिटक प्रथम संगति में लिखा गया है, लेकिन अभिधम पिटक और ये तृतीय बौद्ध संगति में लिखा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये सब जो कुछ राजा थे, जो कुछ राजा ऐसे भी थे जो बहुत विद्वान थे, तो ये उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे इसमें जो हर्षवर्धन का नाम है, ये बहुत फेमस है, इसको आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, रत्नावली नागानंद प्रियदर्श का, इन्होंने, हर्षवर्धन ने लिखा। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बेसिकली नहीं लिखा था, ये अपने किसी से लिखवाया था, लेकिन चूंकि राजा होते थे तो कोई आलोचना कर नहीं सकता था। लेकिन हम यहाँ यही समझेंगे कि ये जो तीनों नाटक है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का, ये तीनों जो है हर्षवर्धन ने ही लिखा है, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट सारा पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए,
यहाँ पे ना जैसे ये वाला दिया हुआ है बागपति, ये नया फैक्ट ऐड हुआ है क्राउन में। अब सिर्फ अपडेटेड वाले क्राउन में ही होगा, तो ये वाला आप तीनों थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। अब देखिए ये यूनानी लेखक, तो हमको पता है कि जब हमारा देश पहले जब शुरू में प्राचीन भारत में उस समय में क्या होता था कि व्यापारियों के साथ कुछ कुछ लेखक आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे उस पर पुस्तकें लिखते थे। या तो ऐसा होता था कि व्यापारी यहाँ से व्यापार करने गए, उनसे वहाँ के कुछ व्यक्ति थे जो बुद्धिमान होते थे, वो पूछते थे कि आप अपने देश के बारे में बताइए, और वो बताते थे और उस पर वो पुस्तकें लिखते थे, ठीक है, कि भारत में ऐसा है, भारत वहाँ एक देश है उसका नाम भारत है, उसमें ये चीज़ें वस्तुएं वहाँ पाई जाती है, उसका ये लोग व्यापार करते हैं, ऐसे लोग ऐसे रहते हैं घर ऐसे। बेसिकली वो आए नहीं थे, वो वहीं थे, और व्यापारियों के द्वारा जो व्यापारी बताए उनको वही लिख दिया उन्होंने अपने पुस्तक में। लेकिन कुछ जो थे वो यहाँ पे आए थे, जैसे मेगास्थनीज ये यहाँ पे आए थे, ठीक है। अब जैसे फाइयान ये लोग आया यहाँ पे, हेनसेंग ये लोग आया, इत्सिंग आया, सुलेमान अलबरूनी ये लोग आया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ नहीं आए थे और उन्होंने इसके भारत के बारे में लिखा, ठीक है। मेगास्थनीज के बारे में हम जानते हैं, इसको याद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें बेसिकली लगभग सारा चीज़ पढ़ना है, क्योंकि ये पूरे हमारे हिस्ट्री का लगभग जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है, इम्पोर्टेंट लेखक हैं, सारा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये टॉलमी जीटी मैंने इसलिए लिखा है, देखिए टॉलमी, टी से टॉलमी होता है, जी से जोग्राफिया होता है, ठीक है। तो टॉलमी का जियोग्राफी ये आपने पुस्तक देखा, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, और मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि देखिए यहाँ प्लिनी भी नेचुरल हिस्टोरी का लिखा है, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये ज्योग्राफी कौन लिखा, मतलब प्लिनी लिखा कि वो टॉलमी लिखा। एक बार क्वेश्चन पूछा कि नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा या प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका ट्रिक बना दिया है PNH मतलब ये होता है P से प्लिनी, N मतलब नेचुरल, S से हिस्टोरिकल, ठीक है। GT मतलब हो गया ये जियोग्राफी, और T से टॉलमी, ठीक है। तो ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखा हुआ रहेगा, जब भी आप पढ़ोगे थोड़ा एक बार देख लेना, ये ध्यान में आपके आ जाएगा, ठीक है। चीनी विवरण हम लोग जानते हैं, फाइयान के बारे में, फाइयान देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ बता रहे हैं आपको, एक ट्रिक देखिए। हम क्या ना वर्ड को फॉलो करेंगे, अगर किसी फैक्ट में फ है और उसका नाम आगे वाला फैक्ट का आंसर जो है फ से शुरू होता है, तो हम मान लेंगे कि ये एक ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए कैसे बताते हैं, देखिए फ से फाइयान होता है और इन्होंने पुस्तक लिखा फूयो की, ठीक है। ये एक ट्रिक हो गया, ठीक है। आप सिर्फ ये न्यूमरोलॉजी को फॉलो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप ऐसे न्यूमरोलॉजी को फॉलो करोगे ना, तो आपका कम से कम 40% जो बोझ है याद करने का, ये कम हो जाएगा, ठीक है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कैसे ये काम करते हैं। देखिए ह से हेनस्यांग होता है, ह से हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये पुस्तक लिखा था सीयू की, देखिए हमने बताया था ना फयान का फ और फुयोकी का फ, तो फ वाला फुयोकी लिखा तो सीयू की बच गया, वो हेनस्यांग लिखा, ठीक है। इसमें स था, सीयोकी था, ठीक है। अब देखिए ये भारत को इंडो या अंधकार का नाम देता है, तो ये सारा हम चीज़ इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हेनस्यांग पढ़ेंगे, ईत्सिंग पढ़ेंगे, ठीक है, सुलेमान भी पढ़ेंगे, अलबरूनी ये बहुत फेमस है, ये किताबुल हिंद की रचना किया था, तहकीकात हिंद भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये भारत के निवासियों को दशा के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये कुछ तिब्बती लेखक भी थे जो हमारे भारत के ऊपर है। पहले तिब्बत तो स्वतंत्र था, बाद में इस पर चीन का कब्जा हो गया, अभी फ़िलहाल यहाँ पे चीन का कब्जा है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक लेखक थे तारानाथ, इन्होंने पुस्तकें लिखी थी कंगयूर और तंगयूर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत जो है, अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन से चीज़ आते हैं, हम लोग उधर बताए थे। कोई भी चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं वो सारा पुरातात्विक में आएगा, सिक्का, स्मारक, मूर्ति, चित्रकला, भौतिक निर्माण, आभूषण वगैरह सब कुछ, ठीक है। देखिए ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर नवीन को पुरातत्व का पितामह कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये अभिलेख, ठीक है, अभिलेख का डिफिनेशन दिया हुआ है, एपिग्राफी का दिया हुआ है, पैलियोग्राफी का, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग फिर से अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। ये सारा आपको पढ़ लेना है, सिक्का वगैरह, ठीक है। देखिए अब सिक्का के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अगर सोने का प्रथम सिक्का आएगा, सबसे पहले सिक्का कौन जारी किया, तो ये हिंद यवन ने जारी किया। भारत में अगर कोई पूछे कि सोना का सिक्का कौन जारी किया, सोना का सिक्का, तो ये हिंद यवन ने जारी किया, ठीक है। हिंद यवन ने जारी किया, ठीक, हिंद यवन ने जारी किया। लेकिन अगर कोई पूछे कि सर्वप्रथम लिखित सिक्के किसके जारी हुए, लिखित सिक्के, तो लिखित सिक्के देखिए लिखित सिक्के कौन ने, कुषाण जारी किए थे, ठीक है, कुषाण जारी किए थे।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ और ध्यान देने वाला है, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देने वाला है कि जो कुषाण थे वो लिखित सिक्के तो सर्वप्रथम जारी किए ही, लेकिन उनके सिक्कों की शुद्धता जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन इनकी शुद्धता कम थी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। आप खाली देखते जाओ कि मैंने कौन कौन सा पॉइंट में टिक लगाया है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है उससे कोई क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, या तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से क्वेश्चन कोई पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए ये सब लिपि है ब्राह्मणी। देखिए हमने कहा था ना कि आप न्यूमरोलॉजी फॉलो करो, ब से ब्राह्मणी होता है, ब से बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है। खरोष्टी जस्ट इसका ब्राह्मणी का उल्टा होता है, ठीक, उल्टा होता है, ठीक। तो ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अब यूनानी अरमाइक कुछ नहीं था, बेसिकली हुआ क्या ना कि जब भारत में यूनान के लोग आए तो उन्होंने अपनी लिपि भी चलाई, ठीक है, और यूनानी लिपि और वहाँ की स्थानीय लिपि मिल के आपस में एक नई लिपि बने, उसे उसको अरमाइक कहा गया, ठीक है। तो ये बेसिकली है कुछ नहीं, ये पहले चलता था अब नहीं है, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि अभी भी है, ये आगे चल के इसी से देवनागरी वगैरह बना, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट अभी तक लिपि है, ठीक है। अब देखिए इसमें प्राकृत भी है, ब्राह्मणी भी है। प्राकृत में हम जानते हैं कि जैन ग्रंथ का जितना साहित्य है, जैन साहित्य जो है वो सारा प्राकृत में है, ठीक है, और बौद्ध साहित्य पाली में है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए फिरोज शाह तुगलक जब हरियाणा में लड़ रहा था युद्ध ना, तो उसको 2 शिलालेख मिला था अशोक का, ठीक है। तो वो क्या किया कि उसको उठवा के एक मेरठ में मिला उत्तर प्रदेश, और टोपरा हरियाणा में मिला। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी जगह का नाम आएगा ना तो वो किस स्टेट में है आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिल्ली लाया, दिल्ली में बोला बहुत लोगों की है, आप इसको पढ़ के बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन बहुत से विद्वान आए कोई भी पढ़ नहीं पाया। तो लास्ट में क्या हुआ, जेम्स प्रिंसेप उसको पढ़ के बताया। जेम्स प्रिंसेप क्या किया हुआ कि उसका फ़ोटो खींच के और ले आए, और वो अपने कमरे में बैठ के उसका स्टडी करते रहते थे, ठीक है। तो बहुत दिन से वो स्टडी कर रहे थे, तो उनका नौकर जो था वो बार बार देखता रहता था कि सर एक ही चीज़ को ना बार बार पढ़ते रहते हैं, पता नहीं एक ही चीज़ को क्यों इतना बार पढ़ रहे हैं। तो उसको लगा कि थोड़ा पूछ लेते हैं सर से। तो वो पूछा कि ये सर ये क्या पढ़ रहे हैं, तो बोला, तो उन्होंने बताया कि अरे देखो ये एक प्राचीन काल का लिपि है, और ये मतलब मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ने का कोशिश कर रहा था। तो बोला कि ये लिपि चलता था लेकिन अब ये समाप्त हो गया है, हमारे मतलब पूर्वज थे इसमें से कुछ लिपि जानते हैं, ठीक है। तो फिर वो जो नौकर था वो जेम्स प्रिंसेप को अपने गांव वगैरह ले गया और वहाँ के कुछ बुजुर्ग लोगों से मिलवाया, और उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा बताया कि देखिए इसका अर्थ ये होता है, तब जेम्स प्रिंसेप उसको पढ़ पाए, ठीक है। तो चूँकि बहुत लोगों का योगदान था तो किसी का एक्चुअल में नाम नहीं आया, सिर्फ नाम आया 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको खोजा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद ये सारा याद रखना है। देखिए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में एक रोचक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना, ये अशोक का जो शिलालेख था उसी पे है, ठीक है। अब देखिए अशोक का शिलालेख से क्या है, अशोक शिलालेख जब लगवा के चला गया तो उसने अपनी आज्ञाएं उल्लेखित करवाई, लेकिन जब समुद्रगुप्त आया जीत रहा था प्रयाग वगैरह जब आया वो, तो उसने देखा कि ये शिलालेख है तो, लेकिन इसमें बहुत जगह स्पेस खाली है। तो वो बोला अपने जो उसका जो संधि विग्रहिक था जिसका नाम था हरिसेन, उसको बोला कि हमारा भी अभिलेख इसी पे अंकित कर दो, ठीक है। तो उसका भी अभिलेख इसी पे अंकित हो गया। फिर बाद में जब अकबर आया तो अकबर ने भी उस पर अपना कुछ राजाज्ञा लिखवा दिया। फिर उसके बाद जहांगीर आया तो फिर भी उसमें स्पेस बचा हुआ था, तो जहांगीर बोला कि मेरा भी यार इसी में लिख दो। तो अकबर भी लिखवा लिए, जहांगीर भी लिखवा लिए, समुद्रगुप्त भी लिखवा लिए, और पहले से अशोक का तो था ही। तो मिला जुला अगर कहा जाए तो ये एक ही अभिलेख पर ये लोग अपना सारा चीज़ लिखवाते रहे, ठीक है। और ये अभी फ़िलहाल जो है इलाहाबाद का किला है उसमें रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जूनागढ़ अभिलेख, ये हमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टिक लगाया हुआ है, गोला घेरा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है आपको, ठीक है। देखिए पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख ये है। फिर ये एक और है, कहाँ गया, हाँ भीतरी स्तंभ लेख, इसमें से वो हूनों का आक्रमण का उल्लेख है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ एक चीज़ और आपको मैं बता दूं थोड़ा सा आप लोग, ठीक है।
अब देखिए ये जो है हर्षवर्धन वाला ये याद कर लीजिएगा आप, ये याद कर लीजिएगा, समुद्रगुप्त का याद कर लीजिएगा, स्कंदगुप्त का याद कर लीजिएगा, खारवेल का याद कर लीजिएगा, पुलकेशिन द्वितीय का याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो कम से कम याद कर लीजिएगा, बाकी याद हो या ना हो उससे कोई खास अंतर नहीं है, वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, लेकिन शुरू में आप इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख इसमें बताया गया है, वो जो सुदर्शन झील था उसका मरम्मत वगैरह हुआ था, तो इसमें उसका वर्णन भी है। ठीक है, तो इसको ये आप लोग ये पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ है इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये जो पुस्तक का नाम दिया हुआ है ना, इसको एकदम रट जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जी जाए मर जाए आदमी, लेकिन इसको रटना ही है किसी भी हाल में। ठीक है, इसको रटना। देखिए मैंने एग्ज़ाम जानते हैं यहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इसको कितना हूँ याद करूँगा, लेकिन जब मैं अंतिम समय में, जब मैं 3-4 दिन या 2 दिन बचेगा कि जब मैं इस हिस्ट्री का फाइनल रिवीजन करूँगा, तो ये वाला टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़ूँगा, इसको एक बार अलग से पढ़ूँगा, ये पुस्तकों के नामों को। ठीक है, तो इसको मतलब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये वाला सेक्शन हमको याद करना है, महत्वपूर्ण लेखक और रचनाएं। ठीक है, अब देखिए ये सारा जो टॉपिक है, मैंने जो जो चिन्ह लगाया है, आप सिर्फ उसको पढ़ते जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रस्तर युग आ गया। प्रस्तर युग मतलब पाषाण काल वाला। ठीक है, जिसमें पत्थर के औजार वगैरह सब पत्थर का यूज हो रहा था। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ना है, इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। देखो आप इसको पूरा पाषाण इसका वो पढ़ना आप कि कितना भाग में बांटा गया है, तो मध्य पाषाण नवपाषाण काल। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, कभी कभी ना आपको मध्य पाषाण की जगह पे मेसोलिथिक भी लिखा रहेगा, तो देखो आप म से मध्य पाषाण होता है, म से मेसोलिथिक होता है, नौ से नवपाषाण होता है, नौ से न्योलिथिक होता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, कभी कभी इंग्लिश में ही लिख देता है। ठीक है, अब प से पूरा पाषाण, प से पैलियोलिथिक, तो इसका थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इससे मैं बता रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी फॉलो करने से 40% आपका भार कम हो जाएगा, आप इसको सिर्फ फॉलो करो। ठीक है, और मेरा वादा है कि आप इसको आपको ज़रूर मतलब फ़ायदा मिलेगा, मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, और मैंने बहुत सारे अपने मित्रों को भी बताया, वो भी बहुत बोले थे कि यार ये बहुत अच्छा ट्रिक है और इसको मैं फॉलो करता हूँ। तो कभी भी आपको ना आपका दिमाग जब भूलने लगेगा, तो ये ट्रिक आपको क्वेश्चन का आंसर खोजने में मदद करेगा, या जब आप कन्फ्यूज हो जाओगे तब आपका मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये आप ये पूरा पाषाण पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, इसमें खाली ये पॉइंट पढ़ना है बस। ठीक है, मुख्य औजार ये वाला भी। ठीक है, और ये सब जो जो भी पॉइंट मैंने चिन्ह लगाया है वो वाला आप पढ़ना है। ठीक है, बाकी भले आप ना पढ़ो, ये मुख्य औजार वाला मैंने चिन्ह निशान लगाना भूल गया, लेकिन आप एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो उच्च पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण को 3 भाग में बांट दिया गया था, तो वही है ये। ठीक है, इसका भी जो मैंने पॉइंट टिक लगाया है उसको पढ़ना है आपको। मध्य पाषाण काल में देखो आदमगढ़ ये टिक लगाया हुआ है कि यहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, इसको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। देखिए एक चीज़ और, ये बीजापुर इमाम गांव बोला था ना, कोई भी जगह होगा हिस्टोरिकल, अगर जगह इस पे वो सॉरी मतलब कोई भी जगह या स्थान है, उसको हम लोग ये याद रखेंगे कौन से स्टेट में है वो। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ये PDF इधर हो गया। अब देखिए ये मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में मैंने जो टिक लगाया है आप उसको पढ़ो। ठीक है, अब ये सब जगह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 1-2 बार पढ़ लेना, आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, नवपाषाण काल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नवपाषाण काल बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना है। ठीक है, जो टिक लगाया है वो पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ये जो जगह है ये भी एक बार आप पढ़ लेना कि कौन सा जगह किस स्टेट में है, बस खाली आप ये ध्यान लगा लोगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है कि बैरकपुर कहाँ था, ठीक है, या मेहरगढ़ कहाँ था, हड़प्पा कहाँ था, तो ऐसे करके मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ये उतना पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब तांबा और पाषाण साथ में यूज होने लगा तो ताम्र पाषाणिक। ठीक है, ये आहार संस्कृति ये सब इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए नवपाषाण काल का विशिष्ट तत्व, इसको पढ़ना है एकदम। ठीक है,
कि गेहूं और जौ का खेती कहाँ, उसका साक्ष्य कहाँ मिला, मेहरगढ़ में। भेड़ और बकरी पालन का साक्ष्य मिला मेहरगढ़ में, ठीक है। कोलडीवा से चावल मिला, तो इसको याद कर लेना है। भोज से भोज के वृक्ष, मतलब भुर्ज के वृक्ष मतलब क्या जानते हैं कौन सा? वो भोजपत्र का एक वृक्ष नहीं होता है जिसके पपड़ी निकलता है उसके छाल से, और उस पर पहले पुस्तकें लिखी जाती थी, या मतलब कागज़ की जगह पे यूज होता था, तो ये वही है, ठीक है। आप देखिए एक चीज़ और, इसमें ये वाला बुर्ज हम आप याद रखना, गुफा कराल याद रखना, चिरांद याद करना। ये चिरांद छपरा में है, छपरा सारन, वही सारन वाला छपरा, ठीक है, वहीं पे है ये चिरांद। वहाँ से हमको हिरन के हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हिरन के सींगों के बने हुए थे। फिर उसके बाद कुत्ते का पालतू बनाया गया, कुम्भकारी का सबसे पहले प्रमाण इसी काल में मिला। पिहलीकल कर्नाटक में है, यहाँ के निवासी जो थे पशुपालक थे, और राख के ढेर निवासी, मतलब जो गोबर वगैरह होता था वो फेंकते थे और उसके बाद उसको जला देते थे, फिर वो कम हो जाता था उसका हाइट, फिर वो उस पर गोबर फेंकते थे, फिर उसको जला देते थे। ऐसे ही राख का ढेर बहुत बन गया था, तो वहाँ से एक राख का ढेर मिला है, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें आप एक मिनट थोड़ा सा PDF में पीछे कर लूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला, और बौद्ध और जैन, ठीक है। तो आप देखिए अशोक मौर्य वगैरह से तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है, एक दो बनता है, लेकिन सिंधु घाटी से क्वेश्चन बनता है, और बौद्ध और जैन से बनता है क्वेश्चन, ठीक है। सिंधु घाटी में मैंने जो जो टिक लगाया है आप उसको पढ़िए। देखिए अब करना क्या है, कैसे पढ़ना कैसे है, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ना कैसे है ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिखा है ना, हड़प्पा में ईंट का अनुपात इतना, ये मुझे कहीं मिला हुआ था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, ये पॉइंट जो मैंने टिक लगाया है उसको आप पढ़ना, ठीक है। इसको पहले पढ़ना है इस टॉपिक को, उसके बाद आपको इसका लुसेंट MCQ लगाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या चीज़ पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू से पढ़ना है, यहाँ पे जो टिक लगाया हुआ पॉइंट वो तो याद करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें ना ये वाला डेट वगैरह उतना सारा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका जो वैज्ञानिक डेट है ना वो याद रखना है, कौन सा है, तो ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, ये वाला सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये दो भाग में बांटा हुआ है सिंधु सभ्यता को, पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा। पूर्व हड़प्पा मतलब हड़प्पा बनने से पहले का काल, ठीक है, जब मतलब पूरा बन गया उसके पहले का काल। अब परिपक्व हड़प्पा मतलब बन के कुछ दिन तक वो जब तक स्टेबल रहा तब का काल है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या याद करना है, ठीक है। देखिए उत्तर हड़प्पा ये कब का है, उत्तर हड़प्पा मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था उस समय का बात कर रहे हैं, मतलब पतन हो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसका अवशेष, उसका बात कर रहा है, ठीक है। ये वाला याद रखना है, मांडा, आलमगीरपुर, तो ये दिशा में दिया हुआ है कि इधर कौन कौन शहर था और कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा, इसमें नहीं लिखा गया है तो गूगल करके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये सारा चीज़ आपको याद करना है, न्यूमरोलॉजी फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको टिक लगाया, ब से बंगा, ब से बीके, ब से ब्रिजवासी लाल, कोट दीजिए का क, और ये द है तो फजल और द। देखिए इसमें फ और क को ना न्यूमरोलॉजी में हम एक ही मानेंगे, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए मोहनजोदड़ो से ना एक पुरुष देवता का वो मिला था, मुहर मिला था, जिसके सिर पर 3 गो सींग था, ठीक है, 3 गो सींग था। तो मैंने क्या किया, इसका एक ट्रिक बनाया कि मोहनजोदड़ो की मुंडी पे 3 सींग, मतलब मोहनजोदड़ो से एक ऐसा पुरुष मिला, और वो सिक्का पे अंकित था उसका फ़ोटो, और उसमें 3 गो सींग था उसके सर पे, ठीक है। ये उसके पास जो हिरन वगैरह था ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें देखिएगा कि कौन कौन सा जानवर है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो गाय नहीं था, ये आप ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार सबसे बड़ा इमारत है, कुबड़ वाला बैल की आकृति वाला मुहर भी मिला है, सीप का पैमाना मिला है, कांसे की नर्तकी और सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सूती वस्त्र के साक्ष्य है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये कालीबंगा देखिए, कालीबंगा मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। और देखिए अगर राजस्थान की जो महिलाएं हैं काले रंग की चूड़ियाँ बहुत पहनती है, तो बंगा मतलब बैंगल, जो बैंगल होता है ना वो चूड़ी को इंग्लिश में बैंगल कहा जाता है, तो काला बैंगल उसी से बना है कालीबंगा, उसको कहा जाता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा जो पॉइंट मैंने इसको घेरा है आप उसको एक बार देखते रहिएगा, जैसे ये जल निकासी वाला,
ठीक है। युगल, सावधान, एक पल्ले वाला दरवाज़ा, सब मैंने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने घेर दिया है। इसको घेरा इसलिए है कि जब भी मैं ये बुक पढ़ता हूँ ना तो मेरा ध्यान इसी पे जाता है। फारस की मोहरे, युगल, सावधान, चावल, इस पे जाएगा तो मेरा दिमाग डायरेक्ट क्लिक करेगा कि ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ही करके ये वाला मतलब देखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान है। तो हम लोग नहीं बोलते हैं, गाँव में लोग बोलता है भोजपुरी में कि क्यों चहेट रहो हो भाई। चहेटना मतलब होता है पीछा करना, चहेटना मतलब पीछा करना होता है। ठीक है, भोजपुरी में का चहेटना बोला जाता है। तो उससे हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि बिल्ली को कुत्ता चहेट रहा था। ठीक है, तो च से चहेटना और च से चहुंदड़ो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से कोई ट्रिक बना के हम इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। ये मादर नदी के किनारे है रंगपुर, ये ध्यान रखेंगे। धान के भूसी का साक्ष्य मिला है, ये देखिए जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैंने टिक लगा दिया है। ये टिक लगाने के कारण मुझे इसको फिर से पढ़ाना नहीं पड़ रहा है, आप इसको वही पॉइंट पढ़ते जाना। देखिए, और एक चीज़ और, जैसे कीडागार लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है स्टेडियम, तो स्टेडियम भी इसे यहाँ लिख देना है, क्योंकि कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आपका दिमाग कीडागार ही ढूंढता रह जाएगा और आपका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा वो जो भी वर्ड कठिन है, जैसे मैंने बताया था उपनिषद, आरण्य, तो ये सारा चीज़ का जो वर्ड का मीनिंग है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और जो भी पॉइंट है मैंने इसमें टिक लगाया, आप उसको पढ़ते जाइए। ठीक है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, और ये आपका होमवर्क है कि इसका सारा का MCQ लगाना है आपको। ठीक है, आज, तब मैं कल आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अभी हम 3-3 चैप्टर लेकर रहे हैं, कल से थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, 4 चैप्टर 5 चैप्टर लेके चलेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, देखिए जितना भी स्पेस है ना, इसके ऊपर बगल में, ये सब में कुछ ना कुछ लिख के आप भर दो। ठीक है, जो भी फैक्ट इसमें कमी है आप उसको यहाँ पे लिखो, और इस किताब को ना एकदम परफेक्ट बनाओ कि रिवीजन करते समय लास्ट में सिर्फ यही बुक पढ़ो, आप रिवीजन आपका फाइनल हो जाए हिस्ट्री का। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखिए ये सामाजिक जीवन है, तो समाज उस समय कैसा था ये पढ़ना है। धार्मिक जीवन, लोग धर्म वगैरह में किस प्रकार का धर्म चलता था, कैसे पूजा होता था, मूर्ति था कि नहीं, मूर्ति किसका बनता था, मंदिर बनता था कि नहीं, ये सब करना है। सावधान मतलब 100 को कैसे जलाया, मतलब अंतिम संस्कार कैसे होता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे वहाँ लोग मृतकों को जलाते थे, कि ऐसे ही गाड़ देते थे, कि जैसे ज़मीन में दफनाया जाए तो वैसे ही दफना देते। ठीक, राजनीतिक जीवन मतलब राजा वगैरह का सिस्टम क्या था, शासन व्यवस्था आखिर वहाँ कैसे चल रहा था। ठीक है, आर्थिक जीवन को ध्यान रखना है। देखिए पशुपालन, व्यवसाय, मतलब क्या वो लोग काम करते थे, कैसे मतलब उनका आर्थिक जीवन पे कमाई का जरिया क्या था, ये ध्यान रखना है। व्यापार, अब देखिए व्यापार में क्या है कि किस किस चीज़ का उत्पादन करते थे, किसका व्यापार करते थे। तो व्यापार जो है वस्तु विनिमय पर आधारित था, और फिलहाल मतलब इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। और देखिए इसमें ना एक चीज़ इम्पोर्टेंट, जैसे दिलमन को बहरीन कहा जाता है अभी फ़िलहाल, मतलब इसका नया नाम है, आधुनिक नाम, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। दिलमन को बहरीन, माकन को मकरान तट, और मेलुहा को 50 सिंधु। ये मकरान तट कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, अब देखिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आप देखिए सिंधु सभ्यता में ये सब सारा चीज़ याद करना है कि कौन सा चीज़ वस्तु है वो कहाँ से आयात किया जाता था। ठीक है, इसमें जो है देखिए जो भी ट्रिक होगा ना, तो वो न्यूमरोलॉजी वाला ट्रिक होगा, तो इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, और कुछ ना आपको खुद से भी ट्रिक खोजना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता चलूँगा। अभी आगे चल के और भी बहुत सारा ट्रिक मिलेगा। ठीक है, इसमें तो थोड़ा बहुत याद करने वाला है, आगे चल के फिर थोड़ा याद करने वाला सिस्टम कम हो जाएगा, ट्रिक वाला सिस्टम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला लिपि कैसा था, सब मतलब लोग कैसे लिखना पढ़ना जानते थे कि नहीं, तो ये अभी इसका लिपि नहीं पढ़ा गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, कितना अक्षर वगैरह था ये पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसमें ना अंत का बहुत सारा लोग थ्योरी दिया, तो हम इसको इसमें हम इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका टिक लगा दिए हैं। तीसरा याद करना है, चौथा याद करना है, पाँचवा और सातवां याद करना है। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। अब देखिए बाजरे की खेती, देखिए यहाँ बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है, मतलब जो भी पॉइंट हम टिक लगाए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो नहीं टिक लगाए हैं उसको भी पढ़ना है, ऐसे नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सुतवा, गंडोर, सूर्योदय समुद्र तटीय नगर थे। ठीक है, तो ये लिख लेना है। अब आप ये देखिए ये समुद्र तटीय नगर है ना, यहाँ 2 ही दिया हुआ है, लेकिन आप जब लूसेंट MCQ लगाइएगा तो उसमें 5 शहर का नाम दिया है जो समुद्र किनारे था।
ठीक है। उसमें दिया है कि इसमें कौन सा शहर जो है समुद्र के किनारे स्थित नहीं था, तो उसमें एक शहर स्थित नहीं था, बाकी पाँचों स्थित था। तो यानी वो बाकी पाँचों स्थित था, तो वो बंदरगाह था, तो बाकी पाँचों का नाम हम वहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है। और उसको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे लिख भी दीजिएगा ऊपर में कि सुरकोत्ता के अलावा कौन कौन सा समुद्र तट पे बसा हुआ हड़प्पा का नगर था, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ तक पढ़िए और उसके बाद मैं कल आगे पढ़ाऊँगा। कल मैं कोशिश करूँगा तो 3-4 चैप्टर थोड़ा ज़्यादा खींच दूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी खींचूँगा तो थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को अभी और भी चीज़ें पढ़नी है। और यहाँ पे थोड़ा आज ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा हल्ला भी हो रहा है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। कोशिश यही करेंगे कि हम आपके लिए क्वालिटी ऑफ वीडियो लाएँ। आज थोड़ा जल्दी में है क्योंकि यहाँ बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है और मुझे इसी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को तो आखिर पढ़ना तो है, टाइम उनका इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो बस आप यही इसको पढ़िए और लूसेंट MCQ ज़रूर लगाइए, ठीक है। ये सारा चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक। मैंने 3 चैप्टर पढ़ाया है, तीनों चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद इसका लूसेंट में MCQ लगाना है, ठीक है। MCQ लगाना है, ठीक है। और अगर आपसे हो सके तो इसका आप पॉइंटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक साथ लगाइएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो एक ही बार जमा हो जाएगा, आपको फिर दिक्कत होगा, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये सब पढ़ने के बाद आप लूसेंट MCQ तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। MCQ पढ़ ही रहे हैं। अगर इसी तीनों चैप्टर का आप पॉइंटर भी लगा लो और इसके अलावे क्राउन पढ़ रहे हो, देखो ये चीज़ पढ़ लिया मैंने, क्राउन पढ़ा, उसके बाद मैंने इसका क्वेश्चन लगा लिया दोनों से, ठीक है। इसके बाद ना 1 घंटा 1 आवर्स जो है आप इसको पर डे SPD पढ़ो, SPD करेंट वाला, ठीक है। करेंट पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और चलिए दोस्तों, अब हम कल वीडियो लेके आएंगे आगे वैदिक काल वाला, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।